तो आज के इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम आ चुके हैं फिर नए लेक्चर के साथ। इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बहुत ही अच्छी बात है, खुशखबरी की बात यह है कि हम क्लास 9 से अब 10th में पहुंचने वाले हैं। तो जो बच्चे क्लास 9th में अब तक पढ़ रहे हैं वो परीक्षाएं लगभग उनकी खत्म हो रही होंगी या तो वो फिर दे रहे होंगे। तो अब हम क्लास 9 से क्लास 10th में आ चुके हैं, तो हमें बहुत जोर तोड़ तरीके से अपनी परीक्षाओं को की तैयारी के लिए जो हम 2025 में देंगे उसके लिए हमें इसकी तैयारी करनी है। तो क्लास 9 के बच्चे क्या करेंगे, चूंकि हम बेसिक केमिस्ट्री के बारे में आपको एक लेक्चर मैंने डाल रखा है, तो उसमें आप क्या करेंगे, पूरी प्लेलिस्ट है तो आप बेसिकली प्लेलिस्ट में जाकर और उसको आप देख सकते हैं। और क्लास 9 से क्लास 10th में गए हैं तो चूंकि अभी केमिस्ट्री के बारे में हमें बेहद अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि छोटे छोटे स्क्रिप्ट फॉर्म में यानी एक एक लेक्चर छोटे छोटे लेक्चर के फॉर्म में हम इस चैप्टर को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसको हमें आना चाहिए। तो इस लेक्चर को पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, इसमें आपको ऑक्सीडेशन, वैलेंसी और रासायनिक सूत्र का निर्माण करना, किस प्रकार से रासायनिक सूत्र को तोड़ा जाता है, तो ये सभी चीजों को आपको आना चाहिए जो बेसिक बेसिक चीजें हैं। थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, तत्वों के नाम आने चाहिए, तत्व आप पहचान पाएंगे कौन सा तत्व कैसे है, किस संकेत के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं और नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप हमारे इसमें बेसिक लेक्चर में पढ़ा हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगली बात यह है कि आप पढ़ने से पहले आप क्या करें, एक कॉपी ले लीजिए, एक कलम ले लीजिए, इत्मीनान के साथ आप बैठिए और फिर उसके बाद एक एक पॉइंट जो भी बता रहे हैं उसको आप लिखिए। जो आपके लेक्चर्स के नोट्स होंगे वो आपको यहाँ इसमें टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर इसको अपलोड करेंगे। लेकिन जब ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर एक साथ आपको सभी लेक्चर्स के आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए। तो क्लास 9 के बच्चे हमारे क्लास 10th में आए हैं, तो इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। और हम फिर शुरू करते हैं अपने लेक्चर्स को। तो इसमें क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि है क्या रासायनिक अभिक्रिया, क्या है। इसमें हम समझें तो केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं, पहली चीज जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। रासायनिक अभिक्रिया, अब इसको हम जानने से पहले कुछ चीजों को हम चर्चा करेंगे और फिर एक एक करके इत्मीनान के साथ आपको छोटे से लेक्चर में इंट्रोडक्टरी पार्ट में इसको हम खत्म करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, जैसा कि हम अपने आसपास में बहुत ढेर सारी चीजों को हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि आग का जलना देख रहे हैं, किसी कोई पदार्थ जल रहा है उसको देख रहे हैं। हम आसपास में देख देते हैं कि कोई चीज का दहन हो रहा है, हमारा पेट में भोजन जो उसका पचना हो रहा है, चावल का पकना हो रहा है। तो ढेर सारी चीजें जो आसपास में आपको दिख रही हैं वह हमारी क्या है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो ढेर सारी प्रकार की जो ये आपको विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि दिखाई पड़ रही है उसको हम रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत बेसिकली पढ़ सकते हैं। तो पहली चीज तो ये होता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती कैसी है, तो उसको जो हम कह सकते हैं तो एक तरीके से कहते हैं कि परिवर्तन के द्वारा होती है। तो परिवर्तन को पहले हम समझते हैं कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं। तो बहुत बेसिक चीज ये है, ये जो आपका चैप्टर है ये आपके आसपास में होने वाली चीजों पर आधारित रहता है। आप देखते हैं कि आम पकता है तो आम कैसे पकता है, तो उसमें भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है। हम देखते हैं कि लोहा जो है वो नमी में पड़ा हुआ है और नमी में पड़े होने के कारण लोहा क्या होता है, जंग लग जाता है, वह क्षरित होने लगता है, जिसको हम आमतौर पर संक्षारण कहते हैं। तो ये सभी जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हमारे आसपास फैले हुए हैं, ये सभी हमारी एक दृष्टि है, देखने की एक क्या होती है, क्षमता पैदा कर रहे हैं और इससे हम समझ सकते हैं। तो उन्हीं चीजों को हम एक माइंड मैपिंग के द्वारा, एक चैप्टर्स के द्वारा क्लास 10th में अपने बेसिक तरीके से केमिस्ट्री को क्या करेंगे, मूव करेंगे और इसको आराम से पढ़ेंगे। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए इसमें शुरू करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, समीकरण के बारे में। इस आज इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो इंट्रोडक्शन के बारे में सिर्फ हम बात करने वाले हैं इसमें, और फिर एक एक करके हम एक एक लेक्चर 4-6 लेक्चर में हम इसको करके पूरे चैप्टर को सम अप करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्विज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उसको भी कराया जाएगा, जो भी होगा आपको कराया जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले परिवर्तन क्या है, सिंपल तरीके से तो देखें तो अभिक्रियाएं, या आप कह सकते हैं परिवर्तन, क्या अभिक्रियाएं, या इसको आप कह सकते हैं परिवर्तन। क्या कह सकते हैं, परिवर्तन। इसको कहते हैं रिएक्शंस, या इसको आप चेंज कह सकते हैं। अब परिवर्तन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का परिवर्तन स्वाभाविक तरीके से वो अपनी अवस्था को बदल दे या अपने रूप को बदल दे, रंग को बदल दे, तो उसे परिवर्तन कहते हैं। तो इस आधार पर हम परिवर्तन को दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। एक हमारा पहला है जो आपका, वो आपका पहला आता है भौतिक परिवर्तन। कौन सा आता है, भौतिक परिवर्तन। पहला आपका होता है भौतिक परिवर्तन। पदार्थों की बदलने में एक भौतिक परिवर्तन होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, भौतिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज।
फिजिकल चेंज। अगला कहां आता है इसमें, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन या इसको आप अपक्रिया भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रासायनिक परिवर्तन जिसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। बगल में आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं, रिएक्शन को हम साइड में आरएक्शन लिख देते हैं, ठीक। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको दिक्कत लेने की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप समझने पर जोर दीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप यहाँ से अभी लिख सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, किसी भी चीज में भौतिक परिवर्तन कब होता है। जैसे आसपास अपने आप देखते हैं कि बर्फ है और गर्मी के दिनों में क्या होता है कि बर्फ होता है वो पिघलने लगता है। तो जो बर्फ है, बर्फ का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। पानी का सूत्र भी क्या होता है, H2O होता है। बर्फ का पिघलना हो गया, मोमबत्ती का जलना हो गया, या मोमबत्ती जो आपका मुंह में वो भी पिघल रहा है, तो इसमें हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन हो रहा है। तो आप कई एग्जांपल्स इसमें देखें कि भौतिक परिवर्तन में होता क्या है कि इसको जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं वो नहीं बदलते हैं। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो भी रासायनिक संगठन होगा उसमें परिवर्तन नहीं होगा। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित रहता है। अगली बात ये होती है कि इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। सेम वही होता है, केमिकल कंपोजिशन भी चेंज नहीं होता है, इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तो ये हमारा क्या हो जाता है कि भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं। जैसे जो हमारा पानी है, बर्फ का पिघलना, तो बर्फ का पिघलना क्या है, बर्फ का पिघलना एक प्रकार से आपका भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, कटोरी में रखें और बर्फ को क्या करें, पिघलाएं। तो इसमें क्या होता है, बर्फ का जो आपका बर्फ का जो सूत्र होता है वो भी H2O ही होगा, और जल का जो सूत्र होगा वो भी आपका क्या होगा, H2O होगा। तो इस प्रकार से भौतिक परिवर्तन की बात हमने किया। अब भौतिक परिवर्तन को ही आप भौतिक अपक्रिया भी कह सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं। दूसरी हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन, जिसको हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसको इंग्लिश में हम केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। तो आपने आसपास में चीजें देखा होगा कि दूध से दही बन जा रहा है, फिर आप देख रहे हैं कि आप कोई लकड़ी है, लकड़ी को आप जला दें तो लकड़ी में जो भी जलवाष्प होता है वो ऊपर उड़ जाता है, और जो आपका राख होता है वो अलग हो जाता है। आप ढेर सारी प्रकार की चीजों को आप देख रहे होंगे जो आसपास में चेंज हो रहा है। लोहे में जंग लग रहा है, तो लोहे में जंग लगना भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब एक बार लोहे में जंग लग गया तो फिर आप उस जंग से लोहे का निर्माण नहीं कर सकते। एक बार दूध से दही बन गया तो दही से दोबारा आप दूध नहीं बना सकते हैं। तो ये जो आप आसपास में अपने चेंजेस देख पा रहे हैं, एक बार भोजन आपके पेट में पच गया तो उसको फिर पचे हुए उसको प्रोटीन्स और मिनरल्स और सारी चीजों को एक साथ मिलाकर फिर उसे, जैसे चावल तो आप नहीं बना सकते, रोटी नहीं बना सकते आप अपने पेट में कि उसको रिवर्स कर दें। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक केमिकल जो होते हैं, रासायनिक जो संगठन होता है, जो कंपोजिशन होता है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, वो बदल जाते हैं। और जबकि इसमें क्या होता है, रूप रंग भी बदल सकता है। तो हम इसमें एक चीज को देखते हैं, इस बात को लिख सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है। तो इसमें रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन जिसको हम केमिकल कंपोजिशन कहते हैं, रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक संगठन में जब ये परिवर्तित हो जाता है, इसमें क्या होता है, नया पदार्थ का निर्माण होता है, नया पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का क्या हो जाता है, इसमें निर्माण होता है। हम कैसे समझ पाए कि हमारे इसमें क्या हो रहा है कि जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इस बात को हम समझे कैसे। तो उसके कुछ आइडेंटिफिकेशंस हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। तो पहले इसमें कई पॉइंट्स हम नोट कर सकते हैं, जो कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन हो सकते हैं। तो इसमें आपका पहला हो सकता है कि इसमें आपका रासायनिक संगठन बदल जाएगा, रासायनिक संगठन
बदल जाएगा। इसमें क्या होगा, आपका भौतिक अवस्था भी बदल जाएगी। हो सकता है भौतिक अवस्था बदले, हो सकता है ना बदले। इसमें क्या होगा कि तापमान में परिवर्तित हो जाएगा, तापमान परिवर्तित होगा। और इसमें आपका क्या हो सकता है, रंग भी चेंज हो सकता है ना, रंग में परिवर्तन। तो ये सभी जो आपके चेंजेस आएंगे इसमें, तो ये आपका जो आएगा वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। इसमें विभिन्न प्रकार की चीजें आपको दिखाई देती हैं। ये ऐसे ऐसे इतने मतलब हम मानक रख सकते हैं कि ये चीजें आपके इसमें होंगी। और इसका जो एग्जांपल है, तो एग्जांपल हम इसमें क्या देख सकते हैं, एग्जांपल देख सकते हैं दूध का दही बनना, दूध से दही का निर्माण। हम कह सकते हैं भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। आसपास आप देखते हैं लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। तो ये चीजें आपने इसमें क्या हमने समझा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या हो, इसको किस प्रकार से पहचानेंगे। और एक बात और जानिए, जो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है ये अनुत्क्रमणीय होता है, नॉन रिवर्सिबल होता है। यानी एक बार हो गया तो फिर आप दोबारा पीछे नहीं लौट सकते हैं। जबकि ये क्या होता है, आपका रिवर्सिबल होता है। तो इसमें आप रिवर्स आ सकते हैं, ये जो आपका होगा वो आप रिवर्स आ सकते हैं। एक बार यहां पर गए, ये रिवर्स का चिन्ह है। और ये आपका जो है नॉन रिवर्सिबल होता है, एक बार सिर्फ ये आगे जाएगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता है। यानी एक बार आप बर्फ से पानी बना सकते हैं, पानी से बर्फ बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दूध से दही बना दो, दही से क्या बना दें, आप दूध बना दें। तो चलिए पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसमें बात करते हैं कि समीकरण क्या है, इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। इसको आप नोट करेंगे। आई होप आपने इसको लिखा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में कि समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण क्या है। ये हम बात कर रहे हैं समीकरण के बारे में। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको हम, इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब समीकरण क्या है इसको समझते हैं। तो समीकरण बेसिक चीज है, क्या हो सकता है, जैसे हम क्या करते हैं कि हमने अपक्रिया कराई, एक अपक्रिया हम पहले करते हैं। हमने क्या लिया, यहाँ पर मैग्नीशियम लिया, क्या लिया, मैग्नीशियम, और प्लस हमने क्या कहा, ऑक्सीजन। और इन दोनों का अपक्रिया कराया तो हमें एक राख के रूप में प्राप्त होगा, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। अब इस चीज को हम बार बार तो ऐसे लिखेंगे ना, तो बड़ी दुविधा हो जाती है हमको लिखने के लिए। बार बार इतना बड़ा मैग्नीशियम लिखो, फिर ऑक्सीजन लिखो, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाओ, तो ये बार बार लिखने में वैज्ञानिकों को दिक्कत होने लगी। इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, मैग्नीशियम किस स्टेट में है, ऑक्सीजन किस स्टेट में है, जो आपका प्रोडक्ट बना है वो किस स्टेट में है। तो ये सब जब दिक्कत होने लगी तो हमने इसका क्या किया, एक शॉर्टकट निकाला। और शॉर्टकट ये निकाला कि हमने कहा कि इसको हम तत्व के माध्यम, तत्वों को जो हमारे तत्व हैं उनको हम प्रतीक देंगे, उनको हम चिन्ह देंगे, और उसके माध्यम से इसको हम क्या करेंगे, एक एक करके इसको लिखना शुरू करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि मैग्नीशियम को लिया Mg। अब मैग्नीशियम को नाम दे दिया, ये हम क्लास 9 में पढ़ भी चुके हैं कि मैग्नीशियम को हम Mg कहते हैं। ऑक्सीजन वहां पर लिया O2। अच्छा, ये जितने भी होते हैं मैग्नीशियम, O2, Cl2, I2, ये सभी इस फॉर्म में होते हैं, N2। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिया, हमारा MgO बना लिया। क्या बना लिया, MgO बना लिया, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब इस बात को जो हमने, ये जो अपक्रिया हुई, उस अपक्रिया को हमने क्या किया, प्रतीकों, तत्वों तथा संकेतों के माध्यम से जो मैंने व्यक्त किया है, और मैंने जो एक पूरी एक समीकरण बनाई है, इसे तो ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो क्या है कि तत्वों, प्रतीकों तथा संकेतों, चिन्हों की सहायता से किसी बात को, जो अपक्रिया को प्रदर्शित करने के तरीकों को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, हमने इसको बैलेंस कर दो, तो यहाँ पर आप 2 लगा सकते हैं, 2Mg यहाँ पर लिख सकते हैं। हम इस बात को करेंगे आगे। देखिए मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए हम यहाँ पर S लिख देंगे। ऑक्सीजन एक गैस है, तो यहाँ पर G लिख देंगे। ये भी क्या बनेगा, आपका सॉलिड बनेगा, तो यहाँ पर हमने S लिख दिया है। हम आपको कुछ चीजें यहाँ पर बता दे रहे हैं, तो सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं कि तत्वों, प्रतीकों, मैं लिखे दे रहा हूँ, नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, नोट्स उसमें
समीकरण किसे कहते हैं कि तत्वों, प्रतीकों व संकेतों के सहायता से अभिक्रिया को सरलता से व्यक्त करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये इसमें आपने लिख दिया, सिंपल तरीके से आप इस बात को इतना मेंशन कर सकते हैं, हमने कर दिया है। अब इसमें कैसे किससे प्रदर्शित करते हैं इस बात को थोड़ा लिख लेते हैं। देखिए कोई भी जो रिएक्शन होता है उसमें क्या कौन कौन सी चीजें होती है ये थोड़ा हम समझ लेते हैं। पहले आपका होता है अभिकारक। क्या होता है इसमें? अभिकारक। अब अभिकारक एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, तो अभिकारक होता है। फिर अभिकारक के बाद इसमें आपका यहां पर उत्पाद बनता है। क्या बनता है? उत्पाद। इसको कहते हैं इंग्लिश में रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब क्रिया को कराने के लिए बीच में क्या लिया जाता है? उत्प्रेरक लिया जाता है। क्या लिया जाता है? उत्प्रेरक। आपको समझेंगे उत्प्रेरक को इंग्लिश में कैटालिस्ट कहते हैं, जो कि अपक्रिया को तेज या धीम करता है। और इसके साथ साथ में कभी कभी सह उत्पाद भी प्राप्त होता है। सह उत्पाद, जिसको इंग्लिश में हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। बाय प्रोडक्ट। तो ये इस तरीका होता है। इसमें क्या क्या लिखते हैं हम, जो प्रदर्शित करने के तरीके हैं। हम ठोस को कैसे प्रदर्शित करेंगे, हम गैस को कैसे प्रदर्शित करेंगे, तरल को कैसे प्रदर्शित करेंगे, जलीय माध्यम को कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, तो सारी चीजें एक एक करके लिखते हैं। देखिए जो रासायनिक समीकरण होता है तो उसमें लिखने के लिए हमने एक शॉर्टकट बनाया है। हम चिन्ह यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हैं, चिन्ह ऐसे लिखा हुआ है किसी भी तत्व के बगल में, तो आप समझ जाइए कि क्या है। ये कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है ठोस। क्या लिखा है? ठोस है। कोई भी पदार्थ ठोस है, तो ठोस के बगल में जो आपका लिखा होगा, ठोस को इंग्लिश में हम सॉलिड कहते हैं, तो इसका जो संकेत होगा वो एस होगा। क्या होगा? एस होगा। कोई चीज तरल, कोई चीज क्या है आपका? तरल है, या हम कह सकते हैं द्रव है। तरल है तो इसको कहते हैं लिक्विड, और लिक्विड को हम जो संकेत देते हैं वो एल देते हैं। क्या देते हैं? एल देते हैं। कोई चीज गैस है आपका, तो गैस को हम जी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? जी से। ऐसे बगल में उसके लिख दिया करेंगे। हम मान लेते हैं इसमें क्या कोई चीज जलीय है। क्या है? जलीय है, जिसको हम एक्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वा। तो एक्वा को हम किससे लिखते हैं? ए क्यू से लिख देते हैं। प्रोडक्ट के इस साइड में, दाएं साइड में हम क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट को लिखते हैं। बाई साइड में क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट को लिखते हैं। जैसे कि यहाँ हमने देखा है, जो तीर है आपका, तीर का जो मुख है, जो मेन वाला पार्ट है, वो उत्पाद की तरफ है, और उसका पूंछ वाला जो पार्ट है वो किसके ओर है? अभिकारक की ओर। तो ये सिंपल तरीके से हम रिएक्शन को लिखने का एक तरीका है। तो इसमें आप इस चीज को आप देख सकते हैं। अच्छा, कोई चीज अपक्रिया में क्या हो रही है? अवक्षेपित हो रही है, वाष्प के रूप में ऊपर उड़ रही है। वाष्प के रूप में कोई चीज है, तो हम उसको तीर के माध्यम से हम ऐसे लिख देते हैं कि ऊपर की ओर क्या हो गई है? उड़ गई है। ये तो क्या होता है कि कोई चीज क्या हो रहा है? अवक्षेपित हो रहा है। अवक्षेपित पदार्थ है। क्या है? अवक्षेपित। हमें लगता है दिख रहा होगा आपको, अवक्षेपित पदार्थ है, अवक्षेपित हो रहा है, तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? तीर से, एरो से नीचे की ओर से कर देंगे। तो ये हमारे इसमें क्या है? संकेत है, जिसको आपने क्या किया है? देखा है। तो ये सारी चीज आपको क्या, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ा आपने इसमें। अब अगले जो लेक्चर हम करेंगे उसमें हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। ये तो हमने लिखने की बात समझ ली है, इसमें कौन कौन से संकेत प्रयोग किए जाते हैं। हम अगले लेक्चर में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सीखेंगे किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, बहुत ही आसान विधियों से। और कितनी विधियां हैं, थोड़ा सा उस पर हम भी बात करेंगे। फिर अपने और चैप्टर में की ओर बढ़ेंगे। ध्यान से आप इसको बात देखेंगे। इन सभी चीजों को आप एक एक करके तैयार करके इस लेक्चर को देखने के बाद आप सेकंड लेक्चर में आएंगे और आप चीजों को तैयार कर लेंगे एक एक पॉइंट करके। और इसमें आपको कोई दिक्कत हो रही है बेसिक केमिस्ट्री, तो आप कमेंट कर सकते हैं।
दूसरी बात ये है कि आप बेसिक केमिस्ट्री के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर और बेसिक केमिस्ट्री को थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। उससे पढ़ेंगे तो थोड़ा क्या होगा, आप क्लास 9 की जो चीज़ें हैं वो बूस्ट हो जाएँगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।